हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रेक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन। काफी स्टूडेंट को यहाँ पर छोटे छोटे डाउट हो जाते हैं, जैसे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध किस प्रकार के संविधान संशोधन से चेंज किया जा सकता है, संविधान संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को किस प्रकार की पावर है। आज के इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम संविधान की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन देखिए, जो संविधान सभा के मेंबर थे वो काफी बुद्धिजीवी थे और काफी दूरदर्शी विचार वाले थे। तो उन्हें ये चीज रियलाइज थी कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में जैसे जैसे देश डेवलप होगा, भारतीय संविधान में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान में एक भाग को इंक्लूड किया जिसका नाम है भाग 20, और इसमें एक आर्टिकल को इंक्लूड किया, वो है आर्टिकल 368। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की बात करता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे संविधान में, संविधान संशोधन। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 368, और अगर भाग पूछा जाए तो भाग 20। अब भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संविधान संशोधन का प्रावधान है। अगर हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं, जो कि संविधान संशोधन की बात करता है, तो 3 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान हमको पूरे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। एक, संसद के दोनों सदनों में, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत, है ना, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, साधारण बहुमत के द्वारा संसद के दोनों सदनों। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें बदलने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत के द्वारा उन उपबंधों को बदला जा सकता है। दूसरा प्रावधान आता है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से भारतीय संविधान के कुछ उपबंध चेंज किए जा सकते हैं। और तीसरा प्रावधान आता है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, और इसके अलावा एक और कंडीशन है, आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल की अनुमति भी चाहिए। यहां पर अनुमति से मतलब है 50% मेजोरिटी, मतलब सिंपल बहुमत, जिसको आप बोल सकते हैं साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में भी पास होना चाहिए। तो आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वो 2 प्रकार के संविधान संशोधन, लेकिन नॉर्मली संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। सबसे पहला जो संशोधन है, संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत, ये आर्टिकल 368 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता, आर्टिकल 368 के तहत नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों में या दोनों हाउसेस में केवल सिंपल मेजोरिटी से पास कराकर उस बिल को पास कराने के बाद संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में 2 प्रकार के संशोधन की बात की गई है, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में साधारण बहुमत से भी वो बिल पास होना चाहिए। तो 368 में ये 2 प्रकार के संशोधन दिए गए हैं, लेकिन संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। कुछ अदर्स आर्टिकल में, कुछ अदर्स उपबंध में सिंपल मेजोरिटी से संसद में पास करवा कर भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन आर्टिकल 368 के संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। याद रखिएगा,
बहुत ही एक माइनर सा पॉइंट है, लेकिन ये काफी एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा करता है। अब यहां पर आपको यह समझ में आ गया कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा पावर संविधान संशोधन का इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है, मतलब संसद को दिया गया है। अब अगर आप यहां पर प्रोसीजर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना है, कैसा भी बदलाव करना है, तो इंडियन पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है। संसद पूरे संविधान में कहीं भी चेंजेस कर सकती है। अब संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यहां पर याद रखिएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन की प्रोसीजर शुरू की जा सकती है। चाहे तो वो मंत्री के द्वारा लाया जा सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी ऐसा संशोधन लाया जा सकता है। किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यहां पर संविधान संशोधन की एक विशेषता और है कि संविधान संशोधन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन के बारे में आप सभी जानते हैं। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में उल्लेखित है। किसी भी साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती, लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती, तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति उस साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करते हैं। लेकिन दो कंडीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी है जिन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। एक है धन विधेयक, जो कि आर्टिकल 109 और 110 में उल्लेखित है, और दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन संविधान संशोधन पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसे अलग अलग सदनों में पास करवाना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस आर्टिकल में उल्लेखित है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संसद अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में बदलाव कर सकती है, और आर्टिकल 368 में ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आता है कि क्या पार्लियामेंट पूरे संविधान में कहीं भी बदलाव कर सकती है? तो यहां पर हमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट देखना पड़ेगा, जो कि केशवानंद भारती मामले में आता है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला, जो कि 1973 में सुर्खियों में रहा था। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को यह अधिकार है कि वो पूरे संविधान में कहीं भी कैसा भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई भी प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा वो जुडिशियरी रिव्यू के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उस पर अपना फैसला दे सकती है। न्यायपालिका किसी भी विधि या किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकती है अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ऐसा ही मामला हमने 99वें संविधान संशोधन में देखा था। 99वां संविधान संशोधन है ना, जो कि 2014 में किया गया था। 99 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अपने पावर का यूज कर लाई थी। अब ये किससे रिलेट करता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है। 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 में पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाने का बोला कि अब जो जजेस की नियुक्ति है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगी।
और उन्होंने कॉलेजियम को लगभग खत्म करने का प्रावधान किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में अपना वर्डिक्ट दिया और उन्होंने कहा कि 99 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में लाया गया है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर, इसीलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाने वाला संविधान संशोधन जुडिशियरी रिव्यू के अंतर्गत आता है। क्लियर? आई होप छोटी सी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होगी। जुडिशियरी रिव्यू के अंतर्गत है पार्लियामेंट को अधिकार है संशोधन करने का। विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रोसीजर को शुरू नहीं कर सकता, करेगी पार्लियामेंट ही। अब आर्टिकल 368 में दो प्रकार से संविधान संशोधन अभी मैंने आपको बताए हैं। एक, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी के साथ, या फिर दूसरी तरह का संविधान संशोधन है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करवाना पड़ेगा। लेकिन संविधान में जो संशोधन हो सकते हैं वो तीन प्रकार से हो सकते हैं। आर्टिकल 368 में दो प्रकार से हमने पढ़े, लेकिन पूरे संविधान में तीन प्रकार से संशोधन हो सकते हैं जिसको अभी हमने बात की थी, अभी हमने इसी पर डिस्कस किया। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसे कौन से संशोधन है, ऐसे कौन से उपबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और वो किस प्रकार के संशोधन से बदले जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है संसद में साधारण बहुमत। ठीक है, कुछ चीजें भारतीय संविधान में ऐसी हैं, कुछ उपबंध भारतीय संविधान में ऐसे हैं जिनको अगर चेंज करना है तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन करके उन्हें बदला जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस। अब ऐसे कौन से एलिमेंट है या ऐसे कौन से उपबंध है भारतीय संविधान में जिन्हें सिंपल मेजोरिटी से ही पार्लियामेंट बदल सकती है? तो सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन। ठीक है, सबसे पहली तो यह हो गई संसद में साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन। यह संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 3। बाकी के दो जो हैं आर्टिकल 368 में, इसे हम अगली स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी हम एक स्लाइड का यूज केवल इसको समझने के लिए करते हैं। संसद में साधारण बहुमत 50% प्लस, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन, आर्टिकल 3। इससे रिलेटेड कोई चेंजेस करना है तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 3 में राज्यों के नाम में परिवर्तन और दूसरा सीमा में परिवर्तन। ये है आर्टिकल 2, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, और ये है आर्टिकल 3। ओके, राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 4 ये खुद कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंजेस कर रहे हो ना तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत ही नहीं। पार्लियामेंट में साधारण बहुमत के द्वारा आर्टिकल 2 और 3 में चेंज किया जा सकता, उसके लिए संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं। ये आर्टिकल 4 खुद ही प्रावधान कर, तो हो गया पार्लियामेंट के दोनों सदनों में साधारण बहुमत। इसके अलावा नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, नागरिकता दिया जाना या नागरिकता को समाप्त करना, यह संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 10 और 11 कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं। इस प्रकार का चेंजेस भी संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6, अगर इनसे रिलेटेड जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित यह प्रावधान है, अगर इनमें भी कुछ चेंज करना है तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं, अलग से प्रावधान है इस प्रकार का संशोधन करने के। इसके बाद आर्टिकल 368 के तहत जो आता है वो आता है
संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत कुछ संविधान में उपबंध ऐसे हैं जिनमें चेंजेस करना है तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही होंगे। उसके लिए संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अलग अलग, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तो बुलाया नहीं जा सकता। तो स्पेशल मेजोरिटी कैसी होती है? 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले, जो उस वक्त उपस्थित है और वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3 चाहिए। अब ऐसे उपबंध भारतीय संविधान में कौन से हैं? तो अगर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई भी चेंजेस करना है ना, भारतीय संविधान का भाग 3 है, आप जानते हैं ये, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी चेंजेस करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास करवाना पड़ेगा अलग अलग, दोनों हाउसेस में अलग अलग। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व अगर इनमें कोई भी चेंजेस करना है, भारतीय संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक, अगर इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो भी संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, आर्टिकल 368 के तहत। अब तीसरे प्रकार का संशोधन भारतीय संविधान में और आर्टिकल 368 के तहत दूसरे प्रकार का संशोधन क्या है? वो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए और विशेष बहुमत से पास होने के बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। ये दोनों चाहिए, संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी मिल जाए पहली चीज, और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में सिंपल मेजोरिटी से भी उस बिल को पास कराना पड़ेगा। तो ये तीसरी प्रकार का संशोधन हो जाता है भारत के संविधान में। अब ऐसा संशोधन उस कंडीशन में चाहिए जब कोई संशोधन भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम को, संघीय ढांचे को इफेक्ट करता हो या संघीय ढांचे को परिवर्तित करने की बात करता हो। अब ऐसा क्या है? अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदलना है तो फिर यह कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें राज्य का भी कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल का भी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को अगर चेंज करना है तो तीसरे प्रकार का टफ संशोधन है ये। थोड़ा भारतीय संविधान की अगर एक विशेषता भी, अगर आप कभी समझते हैं तो भारतीय संविधान की एक विशेषता भी, भारतीय संविधान कठोर भी है, हार्ड भी है और लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी। वो इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास करके संशोधन किया जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, जल्दी से चेंजेस हो जाएंगे वहां पर। कठोर इसलिए क्योंकि कुछ चीजों को बदलने के लिए इतनी टफ प्रोसीजर है कि वो लगभग अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल में साधारण बहुमत मिलना, तो इसीलिए भारतीय संविधान कहीं कहीं हार्ड भी है और कहीं कहीं लचीला भी है। दोनों चीजों को आप याद रखिए, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया को अगर बदलना है तो इस प्रकार के तीसरे संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की प्रक्रिया को अगर बदलना है तो भी तीसरे प्रकार के इस टफ संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 7वीं अनुसूची के प्रावधानों को अगर बदलना है, 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची की बात की गई। अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए, राज्य का जिस पर अधिकार है राज्य सूची के विषय राज्य कानून बना सकता है, जिस पर केवल सेंट्रल का अधिकार है संघ सूची के विषय संघ कानून बना सकता है, और जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं वो संवर्ती सूची। तो अगर इनके सब्जेक्ट को चेंजेस करना है, कुछ भी चेंज करना है 7th शेड्यूल में, तो भी इस प्रकार के संशोधन की जरूरत पड़ेगी। कैसा है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा में या विधानमंडल में
साधारण बहुमत से उस बिल को पास होना चाहिए। आप जानते हैं, लाइक एग्जांपल अगर हम ले तो जीएसटी में आप जानते हैं कुछ स्टेट के टैक्सेस थे जो कि सेंट्रल के पास चले गए, सेंट्रल कानून बना सकता है। राज्य सूची और संघ सूची के कुछ विषय को संवर्ती सूची में इंक्लूड किया गया है, कुछ टैक्सेस को संवर्ती सूची में, जीएसटी भी संवर्ती सूची का विषय हो जाता है। तो जीएसटी भी जब आया था तो वो इस प्रकार का ही संविधान संशोधन था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 7th शेड्यूल की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 7th शेड्यूल में कुछ ना कुछ चेंजेस की बात कर रहा था। ओके, तो ये 3 प्रकार के संविधान संशोधन है जो कि भारतीय संविधान में किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रकार के, और पूरे संविधान में अगर पूरे संविधान को इंक्लूड करें तो 3 प्रकार के संविधान संशोधन की बात की जाती है भारतीय। आई होप समझ में आ गए होंगे किस कंडीशन में किए जा सकते हैं, किन उपबंधों को बदला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन पर कैसे पावर दिए गए और पार्लियामेंट की शक्ति कैसी है, यह भी आपको यहां पर पता चल जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने काफी बार रिपीट की है, उसको भी यहां पर याद रखिएगा कि संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता और संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आई होप आपको संविधान संशोधन से अब अगर कोई भी आगे चलकर क्वेश्चन आते हैं तो कभी कोई डाउट नहीं होगा, और कभी आपके ऐसे क्वेश्चन जो कि संविधान संशोधन से पूछे जाएंगे वो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आगे चलेंगे तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए तो सही कि हमको यहां से कितना समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।